नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इग्नू बीए फर्स्ट ईयर इतिहास का जो चैप्टर 1 है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक वीडियो मैंने वन शॉट में डाल दिए, ये सेकंड है। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको समझेंगे कि पुरातत्व है क्या। अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो अतीत में एक मनुष्य ने अपने जीवन में कौन कौन से कर्तव्य किए, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया अपनी लाइफ में और किन किन आवश्यकताओं का प्रयोग किया और किन किन औजारों, खाने बनाने के, मिट्टी के बर्तन या फिर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में जो उसके लिए पॉसिबल था। तो उसी को कहा जाता है पुरातत्व, यानी कि पीछे के अतीत के बारे में खोजना ही पुरातत्व कहा जाता है। अतीत की खोज क्या कहलाती है? पुरातत्व कहलाती है। अब पुरातत्व में कौन कौन से अवशेष थे? अगर मैं पुरातत्व में अवशेषों की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे की चीज़ों के बारे में खोजना, उनकी जानकारी निकालना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले पुरातत्व में कौन कौन से अवशेष मिलेंगे? सबसे पहले मूर्तियाँ, कि उस टाइम पर कौन कौन सी मूर्तियाँ थी, किस किस कलाकृतियों का प्रयोग किया जाता था, कैसे संस्कृति थी। मिट्टी के बर्तन, लोगों का कैसे रहन सहन था, लोग कैसे मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे या फिर अलग अलग किस्म के बर्तनों का यूज़ करते थे। और इसमें हमें जो थर्ड पॉइंट है वो बेहद ही दिलचस्प है। इसमें हम पढ़ेंगे सिक्के, यानी कि सिक्के राजा महाराजाओं के टाइम पे किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे राजा महाराजा होते हैं जो चांदी के सिक्के का यूज़ करते हैं, यानी कि उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए, किसी ने सोने के सिक्के चलवाए और उन सिक्कों पर वो अपना काल, अपना चित्र ये सब दिखा देते, जिससे हमें पुरातत्व में की खोज के बारे में बहुत पता चलता है। भवन उस टाइम के कैसे थे, अनाज कैसा था, तो ये सब क्या कहलाता है? हमारे पुरातत्व के अवशेष पर कहलाते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व का मीनिंग समझ में आ गया, यानी कि पीछे के अतीत के बारे में समझना, जानना, उसको को समझने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अतीत में जानने के लिए जाननी होती है और जिसे ही जानकर ही हम पुरातत्व अवशेष कह सकते हैं। उन अवशेषों में मूर्ति हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, भवन हो गए, अनाज हो गए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोग किस चीज़ की पूजा करते थे, किन जीवों को अपने घर में पालते थे, ये सब चीज़ें यानी कि अतीत के बारे में जानने क्या कहलाता है? पुरातत्व। और उसके अवशेष के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर मैं आगे की बात करूँ तो इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व, यानी कि पीछे के इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व था। लिखित साक्ष्यों की कमी को पूरा करना, यानी कि बहुत सारे अतीत में ऐसे हैं जो लिखित साक्ष्य है जिनके बारे में कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई है। अगर हम उनके साक्ष्य को गहराई से देखें, गहराई से उन साक्ष्य को की ओर पता लगाने की कोशिश करें, तो हमें क्या होता है, उन स्रोतों के माध्यम से और भी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि प्रागैतिक काल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर उनके हम स्रोतों को खोजेंगे ना तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें स्रोतों के माध्यम से उस काल के बारे में थोड़ी जानकारी या फिर अधिक जानकारी जानकारी मिल सकती है। सच्चाई की पुष्टि हो जाती है स्रोतों के माध्यम से, कि यानी वेद, पुराण ये कितने पुराने थे, या फिर कौन सा सिक्का किस राजा के टाइम पर चलाया गया था, या फिर किस राजा ने कौन सा सिक्का चलाया था, कैसा व्यापार था, सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद तीसरा आ जाएगा हमारा एक उदाहरण है कि राजाओं का जो पूरा इतिहास था केवल उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों के आधार पर ही लिखा जाता था। ओके, अगर जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इतिहास जो था, भारतीय इतिहास जो था, उसमें कैसे बदलाव होने लगे, यानी कि उसमें बदलाव कैसे हुए। अब बदलाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी। ओके, तो धीरे धीरे क्या होने लग गया था कि जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने अलग अलग तकनीकों को अपनाया
और इतिहास में स्रोतों या राजा महाराजा या फिर और भी अन्य प्रकार की चीज़ों को खोजना शुरू कर दिया। वो जैसे कि ज़मीन का सर्वेक्षण करते थे, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, वो सब की खोज करते थे। ये किस टाइम की है, किस चीज़ से बनाई गई है, मिट्टी से बनाई गई, कौन कौन से औजार है, किन किन चीज़ों को पालते थे। वो ज़मीन के थ्रू वो सर्वेक्षण करने लगे। हवाई के थ्रू यानी कि विमानों के थ्रू वो उस जगह के पूरी तस्वीर खींच लिया करते थे, और उस पर जो भी काल लिखा होता था या फिर जगह का जो नाम लिखा होता था उसके माध्यम से क्या करते थे, उस पूरी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते थे। उसके बाद आ जाएगा उपग्रह यानी कि और अंतरिक्ष जनित तरीकों का उपयोग करके ज़मीन में नीचे दबी संरचनाओं का नक्शा। लेकिन जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जब वो लोग हो रहे थे जिनकी मृत्यु हो जाती थे, तो वो उनको जलाया नहीं करते थे, वो उनको एक संदूकड़ी में बंद करके और ज़मीन के नीचे दबा देते थे। और जो संदूकड़ी होती थी या फिर जो जिसमें वो उनको दबाते थे, जो सिंदूक टाइप के होते थे, उसमें मतलब कि कुछ बड़े बड़े अक्षरों में अनेक प्रकार की चीज़ें लिखी होती थी, जिससे वो लोग हाँ जो वैज्ञानिक थे इनकी भी खोज करते थे, ताकि इनके द्वारा भी कुछ पता लगा जा सके। ठीक है, तब तक पहले हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, मैं उनको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको गहराई से समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने पढ़ा पुरातत्व क्या होता है, अतीत के बारे में जानना ही पुरातत्व कहलाता है। ओके, अब अवशेष कौन से, मूर्तियों के बारे में जानना, सिक्कों के बारे में जानना, भवन के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना, ये सब क्या हो जाएंगे, पुरातत्व के अवशेष हो जाएंगे। यानी कि हम अतीत में इन सभी को तो जानते हैं, तो इन्हीं को क्या कह देंगे, हम पुरातात्विक कह देंगे। पुरातात्विक स्रोत जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, जो अलिखित साक्ष्य थे, जो लिखित साक्ष्य नहीं थे, उनके बारे में पता लगाना, सच्चाई के बारे में पता लगाना, सिक्कों के बारे में पता लगाना। ओके, और कैसे कैसे मोहर थी उनके बारे में पता लगाना, राजमहल कैसे कैसे थे, यानी कि भी हर चीज़ को लिखा नहीं जा सकता ना, अब उसको तो हम देखा देख कह सकते हैं कि ये महल इतना फेमस है, इतना बड़ा है, लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसके बारे में हम स्रोतों के माध्यम से तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं। मान लो उसके बारे में किसी ने ना लिखा हो तो हम स्रोतों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इतिहास में कैसे कैसे बदलाव आया, भाई जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो ऐसे ही लोगों और वैज्ञानिकों ने ज़मीन के थ्रू, हवाई के द्वारा और दबे हुए निजी चीज़ों के द्वारा अलग अलग प्रकार से क्या करने लगे, वो खोजों की शुरुआत करने लगे। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको 3 पॉइंट तो ज़रूर ही क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आगे 4th पॉइंट जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे अवशेषों की जांच करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक। अब ये तो नहीं है कि हम खुदाई करेंगे तो हम वस्तुओं के बारे में ही चीज़ें ढूंढेंगे, नहीं, हम पर्यावरण के बारे में, हम जीवों के बारे में, इन सब के चीज़ों के बारे में भी पता करेंगे ना, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि अवशेषों की जांच करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक यानी कि खुदाई करते थे, तो हम पुरानी वस्तुओं के नहीं और भी अवशेषों के बारे में खोजते थे। अब पुरातत्वविद, जीवाश्म वैज्ञानिक, ये प्राचीन स्थलों से मिलने वाले जानवरों के दांत और हड्डियों का अध्ययन करते थे और अतीत के रोगों और खान पान के पैटर्नों का पता लगाते थे। ये मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो जानवरों के दांत, हड्डियों और अलग अलग प्रकार के खान पान, इन सबको का क्या करते थे, अतीत में उनका पता लगाते थे। तो हमारा क्वेश्चन है ये है कि अवशेषों की जांच के लिए वैज्ञानिक किन किन चीज़ों की भी खोज करते थे वस्तुओं के अलावा, तो वे जानवरों की दांत, हड्डी, इन सब की खोज करते थे, वो वनस्पति जलवायु की खोज करते थे, वो मिट्टी, प्राचीन निर्माण प्रक्रिया इनकी खोज करते थे, वे पशु प्रजातियों की पहचान, उनके व्यवहार, इंसानों के साथ उनके संबंध, उनकी खोज करते थे, जातियों के बारे में खोज करते थे कि भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ थी, लोग इकट्ठे रहते थे या फिर लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, आखिरकार वो रहते कैसे थे और रहते थे तो उनका पतन कैसे हुआ। तो वैज्ञानिक इन सब के थ्रू क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, इन तकनीकों का प्रयोग करके अतीत के अवशेषों को जानने की कोशिश करते हैं।
तो ओवरऑल बात ये है। ओके, आगे बिल्कुल बात समझ में कि कैसे कैसे वैज्ञानिक किन किन तरीकों से खोजते थे। वो केवल वस्तुओं को नहीं खोजते थे, वो मिट्टी के, पशुओं के, इंसानों के, उनके रहन सहन के, उनके जातियों के, उनके व्यवहार के, उनके पूजा पाठ के, और उनके रहन सहन, कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, सब के बारे में पता लगाते हैं। ओके, आगे अगर हम पढ़ेंगे उत्खनन। पहले उत्खनन का मतलब जान लेते हैं। अगर हम देखो, मैं उदाहरण से समझाऊँ आपको। एक ज़मीन है और हम ज़मीन की खोज करें, ज़मीन की खुदाई करें, उसी को उत्खनन कहा जाता है। ज़मीन की खुदाई अगर हम कर रहे होते उसी को उत्खनन कहा जाता है। अब उत्खनन जो था वो 2 प्रकार का था, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की अगर मैं बात कर लूँ तो इसे ऊपर से नीचे की तरफ गहरे स्तर यानी कि गड्ढे में काटा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षतिकरण को समझना। इससे यह पता चलता है कि कौन सी संस्कृति कितनी पुरानी है, कितनी गहरी है, कैसे उसमें बदलाव हुआ। नीचे की चीज़ों के बारे में जानते थे, उनकी परत के बारे में जानते थे, क्योंकि मतलब कि जैसे जैसे लोग उनको खोदते थे ना, तो उसमें ना अलग अलग प्रकार के सिक्के, मोहरे यानी कि गहने दबे हुए मिलते थे, अवशेष मिलते थे। इसलिए वो खुदाई भी 2 तरीके से करते थे, जिन्होंने पहले वर्टिकल की थी। उसके बाद आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, यानी कि चौड़ाई के रूप में उनको खोदते थे। चौड़ाई के मतलब कि जैसे कि कोई महल है बहुत बड़ा, तो उसको चौड़ाई के अनुसार खोदते थे कि वो बहुत सारा, मतलब कि एक महल था वो बहुत साल पहले एक मिट्टी के अंदर दब गया, या किसी या फिर पानी या तबाही के अनुसार दब गया, तो इसलिए वो 2 तरीके से उसको खोदते थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि उत्खनन क्या था, खोदना, जमीन को खोदना 2 प्रकार से, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद आ जाएगा काल निर्धारण। काल निर्धारण कैसे करते थे, तो इसके लिए जो थे, काल निर्धारण के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीकों का यूज़ किया था। और वो कौन सी तकनीकें हैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आ जाएगा रेडियो कार्बन, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, बीज हो गए, पौधे हो गए, सामग्री, पशु, मानव, इन सबको क्या करा जाता था, इन सबके काल को रेडियो कार्बन के थ्रू उनकी तिथि को ज्ञात करा जाता था। ओके, दूसरा आ जाएगा थर्मोलुमिनेसिस। इसका जो प्रयोग था पकी हुई ईंटों वस्तुओं के लिए किया जाता था। तीसरा आ जाएगा डेड्रोकोरोनोलॉजी। इसका जो यूज़ था वो वृक्ष के तने के भीतर पाए जाने विभिन्न प्रकार के छल्लों को गिनकर और उन्हीं तंत्रकालीन मौसम का पता लगाया जाता था, उनकी वायु के बारे में पता लगाया जाता था। तो काल के कारण क्या हुआ था, मतलब कि सबसे पहले कोयला, बीज, वनस्पति, मनुष्य, मानव, इन सब के बारे में पता लगाना। दूसरे वाले में मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के बारे में पता चलता था। दूसरे वाले में हमें मनुष्य के वृक्षों के तने के भीतर पाए जाने वाले के बारे में, यानी कि वृक्षों के, यानी कि तीसरे वाले में वृक्षों के तने के भीतर पाए जाने वाले छल्ले या उनके तने, उनके मौसम, उन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता था। उसके बाद आ जाएगा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई, उसमें पता चलता है कि जो भारतीय सभ्यता है वो 5000 वर्ष ईसा पूर्व क्या पुरानी है। उसके बाद आ जाएगा प्राकृतिक खोजों में यह भी साबित हुआ है कि भारत में मानव गतिविधि 20 लाख साल पहले शुरू की गई थी, यानी कि पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल ये थे। इनको आगे हम अलग से एक वीडियो के द्वारा डिटेल में समझेंगे। ओके, उसके बाद जो 7वां हमारा एक पॉइंट आता है इसमें ही, प्राकृतिक में खुदाई के हमें क्या क्या लाभ होते थे। हम खुदाई से हमें क्या क्या लाभ मिलते थे, हमें उनकी सामाजिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता था कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका दूसरों के साथ क्या संबंध है, व्यापार के बारे में पता चलता था।
ओके। लोग शहर जाते थे अलग अलग व्यापार करने के लिए, नहीं जाते थे। और उसके बाद हमें पूजा पाठ के बारे में, वो किस तरह की पूजा में बिलीव करते थे उसके बारे में पता चलता है। लोगों में मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अलग अलग प्रकार के औजार बनाते थे। किन भैंसों को, किन गायों को वो पालते थे, किसकी वो सबसे ज़्यादा अब मतलब कि पूजा करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में वो नहीं था, भैंसा उसकी ज़्यादा वो पूजा करते थे इस वजह से। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से खुदाई के हमें ये लाभ मिलते थे, हमें उनके पूरे धातुओं के व्यापार के बारे में पता चलता था। और जब हम खुदाई करते थे ना, पूरा पूरा जो महल हमें मिलता था, हमें पूरा पूरे सोने के चांदी के सिक्के मिलते थे, वे भी हमें पता चलते हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से क्या करा देती हूँ, पर डिटेल में मतलब कि एक बार और समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने पुरातत्व के बारे में समझा। पुरातत्व के बारे में क्या होता है, यानी कि अतीत के बारे में समझना, पूरा अतीत के बारे में समझना, अतीत की खोज करना, उसको समझना क्या कहलाता है, पुरातत्व। उसको मतलब कि अब पुरातत्व युग में हम कौन कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा समझते हैं, मूर्ति को, मिट्टी के बर्तन को, सिक्के को, भवन को, अनाज को। क्यों महत्वपूर्ण है पुरातत्विक स्रोत। अगर जिस प्रकार कोई लिखित साक्ष्य नहीं था तो उन स्रोतों के माध्यम से उसका पता लगाया जाता, सिक्कों के बारे में पता लगाया जाता था, सच्चाई के बारे में पता लगाया जाता था। उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था कि इतिहास कैसे बदला। इतिहास से एकदम से नहीं बदला, इतिहास में धीरे 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 करके बदलाव आते गए, और ये बदलाव जो थे वो वैज्ञानिकों ने और या फिर हमारे भारत के लोगों द्वारा किए गए थे। किसी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, किसी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, किसी ने कालीबंगन की खोज की, किसी ने लोथल की खोज की। तो इसी वजह से क्या होता गया, हमारी इतिहास जो थी बदलता चला गया। किसी ने ज़मीनों के द्वारा उसकी खोजों का पता लगाया, किसी ने हवाई के द्वारा, किसी ने नीचे ज़मीन को खोद कर पता लगाया। उसके बाद आ जाएगा अवशेषों की जांच करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक। मतलब कि वो किन किन चीज़ों की जांच करते थे, वो वस्तुओं की जांच नहीं करते थे, और किन किन चीज़ों की जांच करते थे, जानवरों की, मानव की, उनकी हड्डियों की, उनके खान पान की, उनकी मिट्टी की, उनकी जलवायु की, उनकी वनस्पति की, उनके इनके व्यवहार, पशुओं के साथ कैसा संबंध था, जाति कैसी थी, अलग अलग थे, रहती थी, अब एक साथ मिलजुल के रहते थे, औरतों को क्या अधिकार दिए गए थे। ऐसा होता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में औरतों को घर का काम भी करवाने के लिए फोर्स किया जाता था ज़्यादा। तो क्या ऐसा ही था, या फिर महिला भी घरों के काम के साथ साथ बाहर भी पुरुषों के साथ काम करने जाती थी। ये सब उत्खनन क्या होता है कि ज़मीन की खुदाई करना। ज़मीन की खुदाई दो प्रकार से की जाती थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। काल निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। काल निर्धारण हम 3 प्रकार से करते हैं। ओके, उसके बाद खुदाई क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर कि उसके क्या लाभ है, ये हमने पढ़ लिया। ओके, आगे हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे सिक्के। आखिरकार सिक्के थे क्या? सिक्के और मुद्राशास्त्र। जो सिक्के होते हैं ना, सिक्कों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मुद्राशास्त्र कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इतिहास की जानकारी के लिए इन्हें शिलालेखों के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभी पहले हम सिक्कों के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम शिलालेखों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि सिक्कों के अध्ययन को ही मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और इस शिलालेखों के बाद इनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्कों की सामान्य विशेषताएं क्या है? सिक्के आमतौर पर जमीन की व्यवस्थित खुदाई के दौरान या अचानक खेतों की जुताई, पुरानी इमारतों की नींव खोदते समय मुद्रा भंडार के रूप में मिलती है। जैसे कि मान लो नॉर्मली हम किसी ज़मीन को खोदने लग जाते हैं और वहाँ पर हमें सिक्कों का कोई ढेर मिल जाता है, या सिक्कों का थैला, या फिर पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो असल में अपने जो सिक्के होते थे ना, अपने सिक्कों को बनवा कर उस ज़मीन में गाड़ दिए जाते थे ताकि वो सुरक्षित रहे, है ना। उस टाइम पर ऐसा ही था। उस टाइम पे ये तो थोड़ी ना था कि भाई बैंक में डाल दो उनको पैसे बनाकर, आजकल जैसे इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, उस टाइम पर ऐसे नहीं थी। इस वजह से वो नीचे
काट देते थे, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने या फिर खुदाई करते वक्त जैसे जैसे महलों का या फिर अलग अलग चीज़ों का पता चला, तो सिक्के का भी हमें क्या हुआ, पता चला। बनावट: प्रत्येक सिक्के का एक निश्चित आकार, वजन, मानक और उसे जारी करने वाला राजा या संस्था की मोहर होती है। सिक्कों के मुख्य दो भाग को, अग्रभाग और पिछले भाग को उल्टा उल्टा कहा जाता है। मतलब ये बात है कि एक जो सिक्का है उस पर एक राजा का चित्र, उसकी समय सीमा, उसका नाम, उसकी मोहर आदि छपी होती है। और जो सिक्का होता है ना, उसके दो भाग होते हैं, वो सभी पता है, एक सिक्का आगे का होता है, एक सिक्का पीछे का होता है। ये थोड़ी ना कि सिक्के का अलग अलग भाग होगा, है ना। अब बात ये है कि जो सिक्के हैं वो किन किन चीज़ों के बने होते थे, यानी कि जो सिक्के हैं वो प्राचीन काल में सिक्के जो थे वो तांबे के, चांदी के, कांसे के, शीशा के, सोने के आदि धातुओं के क्या बने होते थे, बनाए जाते थे सिक्के। अलग अलग प्रकार के राजा अलग अलग प्रकार के सिक्के बनवाते थे। भारत में सिक्कों की का जो चलन है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और यही वह समय था जब भारत के बड़े पैमाने पर नगरों का विकास और व्यापार का विस्तार होता था। मतलब कि 6वीं शताब्दी के आसपास ही क्या हुआ था कि सिक्कों का चलन हुआ था, यानी कि जो सिक्के थे वो चलन में आए थे, और उसी टाइम पर भारत में जो व्यापार थे, नगरों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करना, ये सब उसी टाइम पर स्टार्ट हो गए थे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के सिक्के। अब हम पढ़ेंगे सिक्के किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहत सिक्के। यह भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातु के टुकड़े पर अलग अलग प्रतीकों को ठप्पा मारकर अंकित किया जाता है। मतलब कि आहत सिक्के इनको क्यों कहा जाता है, जैसे कि धातु है, धातु का कोई इतना सा बहुत बड़ा यानी कि टुकड़ा है, तो उस पर ना क्या होता था, अलग अलग प्रतीक, यानी कि किसी राजा को किस किस प्रकार का प्रतीक पसंद था, उसकी वो क्या करवा देते थे, ठप्पा मारते थे। यानी कि जैसे किसी राजा को अपना जो चेहरा है या अपने राजमहल का जो चेहरा है उस पर छपवाना है ना, तो उस पर वो खट्टे जैसे ठप्पा लगवा देते थे, जिससे ना वो इससे यह साबित होता है कि वो मतलब कि अपने राज्य की एक नई पहचान कराना चाहते हैं इन सिक्कों के द्वारा। इस वजह से वो ऐसा करते थे। यही नहीं, वो ना मतलब कि सिक्कों पर कोई भी नाम भी, कोई तारीख भी, ये लिखित लेख नहीं होते थे, केवल केवल चिन्ह होते थे। मतलब कि वो चिन्ह भी लगवाते थे, ये नहीं कि केवल नाम लिखवा दिए, तारीख लिखवा दिए, ये सब तो होते थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ चिन्ह, जैसे कि अपनी मोहर, अपना राजमहल, जैसे मैं बता रही हूँ, उसको उस चिन्ह को भी लगवाते थे। ओके, ये मुख्य रूप से चांदी और कभी कभी तांबे के बने होते थे। ये तक्षशिला और मगध से लेकर दक्षिण में मैसूर तक पूरे देश में पाए जाते थे। मतलब कि जो सिक्के हैं ना, जहाँ जहाँ पर राजा का राज होता था वहाँ वहाँ पर ये सिक्के जो पाए जाते थे। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। एंडो ग्रीक सिक्के। आहा सिक्के के बाद उत्तर पश्चिम भारत में एंडो ग्रीक सिक्के राजाओं के सिक्के आए। मतलब इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सिक्कों पर राजा का नाम, उनकी तिथियां, सुंदर चित्र उत्कीर्ण करने की परंपरा शुरू करी। मतलब कि अब बात ये थी कि ऐसे सिक्के का चलन हो गया था जिन पर राजा का नाम, उसके चित्र, उसकी तिथियां, ये सब लगना क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। पहले तो सब चिन्ह भी लगवा दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया था, चित्र वगैरह भी छपने लगे। सिक्कों के अगले भाग पर राजा का वास्तविक चित्र और पिछले तरफ उसकी देवी देवताओं की आकृति होती थी। केवल इन सिक्कों की मदद से ही इतिहासकार को 40 से अधिक एंडो ग्रीक शासकों के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। और इन्हीं सिक्कों के द्वारा ही जो वो इतिहासकार होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ही मदद मिलती है इन सिक्कों को जानने में। ओके, मतलब कि इन सिक्कों का जब वो पता लगाते हैं ना, उन्हें बहुत नॉलेज मिलती है और वो बहुत ईजी तरीके से इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं और आगे के पीछे की चीज़ों के बारे में ईजिली पता लगा पाते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे सिक्के आएंगे वो आ जाएंगे कुषाण कालीन सिक्के। कुषाण राजाओं ने चांदी के सिक्के बहुत कम चलाए, लेकिन उन्होंने भारी मात्रा में सोने और तांबे के सिक्के चलाए।
इन सिक्कों पर भारतीय, ग्रीक और फारसी से संस्कृति का मिला-जुला प्रभाव दिखता है। मतलब कि समय में ग्रीक हो गया, फारसी हो गया, इन सब का मिला-जुला क्या होता है, प्रभाव दिखता है। कुषाण राजा विमाकंडफिसेस के सिक्के पर भगवान शिव और उनके बैल नंदी क्या करती थी, राजा को महेश्वर यानी कि शिव का भक्त कहा जाता था। कनिष्क और भूविष्क जैसे राजाओं के सिक्कों पर भी यही धार्मिक झलक मिलती थी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब कुषाण जो राजा थे ना, चांदी के सिक्के नहीं चलाते थे, उन्होंने भारी मात्रा में सोने और तांबे के सिक्के चलाए। वो ग्रीक और फ्रांसीसी आदि को मिलाकर सिक्के बनाते थे। वो अपनी भगवान की मूर्ति और अपने नंदी की मूर्ति, बैल की मूर्ति, इन सबको क्या करते थे, उस सिक्कों पर छपवाते थे। चौथे नंबर का जो हमारा सिक्का आएगा वो आएगा गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त राजाओं ने कुषाण की सिक्का निर्माण कला को अपनाया, लेकिन उसका पूरी तरह भारतीयकरण कर दिया। यानी कि गुप्त काल के सोने के सिक्के दिनार कहलाते हैं। जो गुप्त काल ने भी सोने के सिक्के चलवाए, लेकिन उन्होंने उन सोने के सिक्कों को क्या कहा, दिनार, जो अपनी शुद्धता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध थे। इन सिक्कों पर राजाओं की विभिन्न मुद्राओं और शौक को दर्शाया गया, जैसे कि राजा का शेर, गेंडा का शिकार करते हुए, युद्ध, कुल्हाड़ी, धनुष, ये सब चीज़ें क्या करी गई थी, इस पर छपवाई गई थी। गुप्तकालीन राजाओं ने छपवाए थे। ओके, जैसे कि कुछ विशेष सिक्कों पर सम्राट समुद्रगुप्त कुमारगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम का सीधा प्रमाण है। ओके, मतलब कि ये समुद्रगुप्त जो काल के राजा थे, उन्होंने सोने के ही सिक्के चलाए, लेकिन अपने सिक्कों का एक फेमस नाम दिनार उन्होंने रखा था। दिनार, जिन पर वो हर प्रकार के चीज़ें जो अपने सिक्कों पर छपवाते थे। क्षेत्रीय और गणितीय सिक्के आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो आएगा वो क्षेत्रीय और गणितीय सिक्के आएगा। योधे और मालवा जैसी प्राचीन जनजातियों के सिक्कों से पता चलता है कि वहाँ का राजा शासन नहीं बल्कि गण काम करती थी, यानी कि गणतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था से काम करती थी। दक्षिण भारत के सातवाहन राजाओं के सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि उस समय नौसेना और विदेशी समुद्री व्यापार कितना महत्वपूर्ण था। अब आ जाते हैं हमारे सातवाहन राजाओं के बारे में। सातवाहन राजाओं ने भी बहुत सारे सिक्के बनवाए थे, लेकिन उन्होंने जहाज, यानी कि कैसे जो एक नौसेना होती है, कैसे वो जहाज में भी समुद्र में व्यापार करती है, और कैसे उन्होंने विदेशी लोगों से मिलते हुए, व्यापार करते हुए इन सब को सिक्कों पर दिखाया है, और ये बताया है कि उस समय का व्यापार कितना महत्वपूर्ण था और कैसे लोग करते थे। ये थे सातवाहन राजाओं के सिक्के। अब जो हमारा आ जाएगा वो गुप्त काल और सिक्कों में गिरावट, यानी कि गुप्त काल के बाद सोने के सिक्कों की संख्या जो थी बहुत कम हो गई थी, है ना, और उनकी धातु की शुद्धता भी गिर गई थी। एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे R.S. शर्मा के सामंतवाद के सिद्धांत के अनुसार सिक्कों के कमी और दैनिक विकार में कोहड़ियों का बढ़ता उपयोग यह संकेत देता है कि उस काल के दूर दराज का व्यापार और वाणिज्य कमज़ोर हो रहा था, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। मतलब कि एक इतिहासकार था, वह बताता है कि दैनिक व्यापार में, कौड़ियों में कैसे कैसे क्या आ रही थी, गिरावट आ रही थी। मतलब कि उनका कौड़ियों में क्या होती है, उपयोग उनका बढ़ता जा रहा था, और दूर दराज के जो व्यापार थे, वाणिज्य क्षेत्र से उनमें क्या थी, गिरावट आ रही थी, कमजोरी आ रही थी अर्थव्यवस्था में, जिन्हें दरबारी कवियों या अधिकारियों द्वारा अपने राजाओं की महानता को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है, जिसमें राजा की वंशावली और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उनकी विजय गाथाओं और उनके व्यक्तिगत गुणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतलब कि उदाहरण के लिए कलिंग राज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख तथा गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ
जिन्हें उनके दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। अब आ जाएगा कि गुप्त काल के बाद जो थे ना, सोने के जो सिक्कों की गिरावट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, और दूर दराज के व्यापार थे, वाणिज्य थे, सब चीज़ कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और जिनके दरबारी कवि थे वो ये प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि वो राजा की वंशावली के द्वारा युद्ध जो राजा है जो युद्ध लड़ रहे थे उनको क्या कर रहे थे, विस्तृत उनके व्यक्तिगत गुणों का विस्तृत वर्णन कर रहे थे। यानी कि कहते हैं ना, कथाओं में या बुकों में या लेखकों के थ्रू लिखने लग जाते हैं, वो ये काम करने लगे थे। मतलब ये सब सिक्के ख़त्म होते गए, मतलब कि जो सिक्के थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, और आगे आगे की जो चीज़ें थी, आगे की जो कहानी थी वो बढ़ती जा रही थी। जैसे कि अभिलेख, किसने कौन सा अभिलेख लिखा है, जैसे कि इलाहाबाद का स्तंभव लेख लिखा है उनके दरबारी कवि हरिशेर ने, समुद्रगुप्त के, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब सिक्कों का जो एक बार कहते हैं ना कि जो चीज़ एक बार आती है एकदम से ट्रेंडिंग में आती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कि ट्रेंडिंग ख़त्म हो जाती है, फिर उसका कोई इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता। इसी प्रकार से जो सिक्के थे वो एकदम से ट्रेंडिंग में आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, बाद में अब वे लुप्त होते चले गए। उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा दानपत्र। प्राचीन समाज में राजा, धार्मिक व्यक्ति या धनी व्यापारी मंदिरों, बुद्ध विवाहों या ब्राह्मणों की भूमि, ग्राम या अन्य सामग्री दान में देती थी, और इस दान को कानूनी और स्थायी रूप से देने के लिए इसे तांबे की चादरों पर खुदवाया जाता था, जिन्हें तापपत्र कहा जाता है। यह एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता था जिससे तंत्रकालीन आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था का पता चलता है। तंत्रकालीन दान पत्र, बहुत सारे धनी लोग होते हैं, राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के क्या करते थे, दान देते थे। कोई भूमि दान देता था, कोई सामग्री को दान देता था, और उनको ना कानून के अकॉर्डिंग उनको एक तांबे की पत्र चादर में यानी कि खुदवाया जाए, तांबे की पत्र चादर लेकर उनमें खुदवाया जाता था, यानी कि खुदवा के उनको दबाया जाता था, जिन्हें तापपत्र कहा जाता है ना। और ये उस टाइम की, यानी कि उस टाइम पर आर्थिक स्थिति कैसे थी, सामाजिक स्थिति कैसे थी, राजनीतिक स्थिति कैसे थी या धार्मिक स्थिति कैसे थी, उन सब चीज़ों का पता चलता है इस दान पत्र से। ओके, तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरनेस तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, यानी कि अचानक जो खुदाई के समय मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बनावट होती है, लोग राजा महाराजा अलग प्रकार के चांदी के, सोने के, तांबे के, कांसे के सिक्के बनवाते हैं। 6वीं शताब्दी में थे। विभिन्न प्रकार के सिक्के होते हैं। आहा सिक्के सबसे पुराने हैं, इनमें नाम और तारीख के साथ साथ चिन्ह वगैरह भी गढ़वाए जाते थे। फिर एंडोग्रिक सिक्के आ जाएंगे, इन पर नाम, तिथि, ये सब सिक्कों पर ये सब चीज़ें छपवाई जाती थी, साथ ही साथ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी आकृति भी छपवाई जाती थी। फिर आ जाएगा कुषाण कालीन सिक्के। कुषाण कालीन सिक्के में सोने के सिक्के जो थे भारी मात्रा में चले थे, चांदी के सिक्के इतने नहीं चले थे। उन पर अलग अलग प्रकार, वो ना अपनी भैंस तक की, अपनी गाय तक की, अपनी बैल तक की, अपने खुद के चित्र, अपने राजमहल के चित्र सब कुछ छपवाते थे। गुप्तकालीन सिक्के आएंगे, वो सोने के सिक्के ही प्रचलन में थे, लेकिन उन्होंने उनका अलग नाम धरा, दीनार। उन्हीं सोने के सिक्कों को उन्होंने क्या कहा, दीनार कहा। ओके, उसके बाद उन्होंने मुद्राओं, यानी कि राजाओं के शोर, कुल्हाड़ी, युद्ध, जो भी कुछ होता था वो उन सिक्कों पर छपवा देते थे, ठीक है। क्षेत्रीय और गणितज्ञ सिक्के, मतलब कि ये क्षेत्रों में कैसे कैसे क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलते हैं ये देखते। फिर एक आ जाएगा सातवाहन के सिक्के, वो कैसे लोगों के साथ अलग अलग प्रकार से व्यापार करते थे, नदियों के उस पार कैसे व्यापार करते थे, उन्होंने इस प्रकार के सिक्के बनवाए थे। फिर धीरे धीरे करके सिक्कों के क्या होती गए, वो कम होते गए, गिरावट का कम होती गई गुप्त काल के बाद की, और धीरे धीरे क्या होती, गुप्त वाले अनेक 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 प्रकार के कवि आते गए, जो राज दरबार में रहते थे, जो राजा महाराजों के युद्ध, उनके साथ होने वाले अलग विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को देखते थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने ग्रंथ, कथाएँ, गाथाओं, ये सब में उनका राजा महाराजा का
वर्णित करना शुरू कर दिया था और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इन ग्रंथों को पढ़कर ही इतिहासकार इतिहास के बारे में पूर्णतः सच्चाई से, या मैं कहूँ, बात जान पाते हैं। दान पत्र की अगर हम बात करें तो धनी जो लोग होते थे वो दान पत्र कर दान देते थे, जैसे नॉर्मली हम देते हैं सब, और उन दान पत्रों को किसी चांदी की चादर में लपेट दिया जाता था, उन्हें गड़वा दिया जाता था, उन्हीं को दानपत्र कहा जाने लगा। और जब इतिहासकार उनको खुदाई के समय उनको खोद कर देखते थे तो उन्हें यह एहसास होता था एहसास नहीं, मतलब उनको आर्थिक धार्मिक चीज़ों के बारे में पता चलता था। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पार्ट सेकेंड था एंड मिलते हैं थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।